हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लस की ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं जीके, जीएस, करंट अफ़ेयर, पॉलिटी का मिक्स अप क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन, सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्ज़ाम में संभवतः आने वाले हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो बोर्ड पर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लगभग 1-2 दिन में आपकी बोर्ड की भी क्लासेस होंगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दें। जो भी साथी यूपी पुलिस सीरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, अगस्त लास्ट वीक में आपका पेपर भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा। और जो भी साथी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके, जीएस, करंट अफ़ेयर का जहाँ से पोर्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, पहला ही प्रश्न दोस्तों आ चुका है आपके उद्देशिका यानी कि संविधान से प्रश्न आ चुका है। आइए पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो लिया गया है, आपका कहाँ से लिया गया है? प्रश्न दोस्तों यही आपसे कह रहा है, उद्देशिका का विचार। तो जो उद्देशिका का विचार है, ये आपका इटली दिया है, कनाडा दिया है, फ्रांस दिया है, यूएसए दिया है। तो दोस्तों जो उद्देशिका का विचार है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से मेरे भैया? यूएसए से आपका लिया गया है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें उद्देशिका की, तो जो उद्देशिका है ये 13 दिसंबर 1946 की बात है। कब की बात है भैया? 13 दिसंबर 1946 की बात है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ठीक है? और ये 22 जनवरी या 22 जनवरी 1947 की बात है। 1947 को ये जो आपका उद्देशिका है, ये आपका क्या हो गया? प्रस्ताव पारित हो गया भैया। क्या हो गया? प्रस्ताव पारित हो गया। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न दोस्तों इसमें और बनता है उद्देशिका के, यूएसए की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यूएसए की भाषा यानी कि उद्देशिका की भाषा आपका लिया गया है। दोस्तों प्रस्तावना, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है और प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं और इसमें संविधान का सार होता है। दोस्तों संवैधानिक विशेषज्ञ एक है जिनका नाम है एम.एन.ए. पालकीवाला और इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए जो बोल रहा हूँ चीजें। तो एक उद्देशिका में एक संशोधन हुआ था दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा एक संशोधन बता देते हैं। यहाँ से बोल भी दे रहा हूँ, आप नोट भी करिएगा। एक संशोधन हुआ था, कौन सा बताओ भैया? 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट बिल। 42 अमेंडमेंट बिल की दोस्तों हम बात करेंगे, 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था दोस्तों? तो 1976 में और इसी के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या किए गए? 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे। एक है दोस्तों आपका समाजवादी, ठीक है? समाजवादी। और एक है आपका पंथ निरपेक्ष, 60 में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? पंथ निरपेक्ष। और एक है आपका अखंडता। क्या है? अखंडता। ये जो 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं, ये कौन से संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ऐसे ही धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करते रहो यार, बेहतरीन स्कोरिंग करेंगे अपने एग्जाम में। ये देखिए दोस्तों, भारत का संविधान है जो कि आपका भारत के संविधान की ये प्रस्तावना है जिसमें हम भारत की लोग दिया गया है ना, यही सब है आपका। आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है? इसको ध्यान से समझिएगा। पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है, ध्यान से समझना। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी की बात कर रहा है। तो जो श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी आपका न देना भैया, आप लोग जानते हैं, ये मजदूरी वाली बात आपके फंडामेंटल राइट में आपका किया गया है। किसमें? फंडामेंटल राइट में।
और ये आपका आर्टिकल 23 क्या है आपका, अगर किसी को मजदूरी न दो, अगर कोई काम करेगा उसको अगर आप मुद्रा न दोगे, उसके वेतन नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका शोषण है। ठीक है, और श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से जो उल्लंघित होता है आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 दोस्तों कहता है कि बेकार बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि आपकी जो बेरोजगारी है और जबरदस्ती काम है, जबरियन काम है, किसी से कराया नहीं जाएगा। अगर कोई किसी से जबरदस्ती काम कराता है तो वह उसका क्या होगा, शोषण होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 23-24, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें शोषण के अधिकार की बात किया गया है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये 24 में क्या किया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना, आर्टिकल 24 में बात किया गया। ये भी एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। अब आता है दोस्तों ये आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आपका विधिक समानता, कानूनी समानता दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत आपका दिया गया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक है, और ये संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख आपका किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है आपका, यूएसए से लिया गया है आपका क्या, फंडामेंटल राइट। क्लियर। चलिए आइए दोस्तों अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है पर्याप्त मजदूरी 23-24 वाला जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये कह रहा है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। भारतीय संसद, संसद के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और संसद इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो प्रश्न आते हैं। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है, तो आइए देखते हैं। संसद की बात करते हैं, संसद। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल है। एक है दोस्तों आपके लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। एक है आपका राज्यसभा, और एक है कौन, आपका प्रेसिडेंट। कौन, प्रेसिडेंट, ये नहीं कि राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये आपके संसद में शामिल है। तो इसमें कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है राष्ट्रपति और दोनों सदन। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात आती है किसकी, संसद की आती है। किसकी, संसद। तो आइए संसद के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है संसद। ठीक है ना, संसद के बारे में आइए देख लेते हैं क्या क्या आपका इसमें बातें करता है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए आपके बनते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे संसद की, तो संसद यहाँ पर केंद्र का कानून बनाया जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख आपका किया गया है। और इसके दो सदन हैं, एक है आपका अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। जो अपर हाउस कहलाता है वो आपका राज्यसभा कहलाता है, राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि दोस्तों आपका अगर बात करेंगे लोअर हाउस, ठीक है ना, लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, तो निम्न सदन आपके आर्टिकल 81 में आपका दिया गया है। तो जो निम्न सदन है वो आपका है कौन सा, निम्न सदन आपका है लोकसभा। उच्च सदन की बात करेगा क्या है आपका, राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो संसद आर्टिकल 79, 80 आपका जो आपका राज्यसभा है आर्टिकल 80, 81 आपका लोकसभा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपकी कुछ संसद, संसद भवन जो कि नया मॉडल आपका बना हुआ है, देख रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो नियुक्ति है वो आपके किसकी किसकी करते हैं, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख आपका किया गया महान्यायवादी में। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में किया गया है। और राज्यपाल आर्टिकल 155 में आपका किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी यानी कि तीनों हो जाएगा, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल, ये तीनों आर्टिकल, ये जो अपॉइंट करता है ये आपका राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इस समय भारत के महान्यायवादी या महालेखा परीक्षक की बात करें, महालेखा परीक्षक कौन है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आपके कौन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है
क्या कह रहा है कि दी गई सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आए, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ये कह रहा है आपका राज्य सूची में कौन सम्मिलित आपका नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, कारागार, कानूनी व्यवस्था या पुलिस। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन आपका राज्य सूची में आपका शामिल है। तो आपको अगर ये पता होगा, नहीं वाला तो अपने आप कर जाएंगे। इसमें दिया है आपका पुलिस तो राज्य व्यवस्था में है, राज्य सरकार में राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था भी है, कारागार भी है। लेकिन जो आपका दंड प्रक्रिया संहिता है दोस्तों, ये आपका समवर्ती सूची, ठीक है ना, क्या है, समवर्ती सूची का ये आपका विषय है, क्या, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। अब आइए कुछ और भी चीजें बताते हैं आपके सूचियों के बारे में। तो जो आपकी सूचियां दिए गए हैं, 3 प्रकार की सूची है, आपको पता होगा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक है आपका केंद्र सूची, ठीक है, एक है क्या, केंद्र सूची, एक है आपका राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची। केंद्र सूची में दोस्तों पहले आपके कितने विषय थे, इस समय कितने विषय हैं? पहले आपके अगर बात करेंगे किसकी, केंद्र विषय, केंद्र सूची की बात करते हैं। जो केंद्र सूची है इसमें दोस्तों आपका पहले 100 विषय था, सॉरी, पहले आपका 97 विषय था, वर्तमान समय में कितना है आपका, 100 विषय है, ये आप याद रख लेना। राज्य सूची में दोस्तों अगर बात करेगा तो आपका पहले 66 विषय था, वर्तमान समय में कितना है आपका, 61 है, ठीक है। और अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें पहले 47 विषय था, वर्तमान समय में कितना विषय आपका, 52 विषय है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप समझिएगा, केंद्र सूची में आपका केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, और आपका समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून आपके बनाते हैं। तो इन विषयों के अंतर्गत आपका जो समवर्ती सूची का एक विषय सूची है, कौन से, दंड प्रक्रिया संहिता, यही आपसे पूछा है। तो ए वाला ऑप्शन भाई क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सब रट डालिए, ठीक है। 7वीं अनुसूची में अनुसूची की बात किया गया है, और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो 1975 में हुआ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है। और दोस्तों उस समय जो आपके तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, और उस समय जो आपके राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था भाई, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं, ये आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, तो आपातकाल, आपातकाल की व्यवस्था आपकी कहाँ से लिया गया, सबसे पहले यही याद कर लो। जो आपातकाल है ये आपका लिया कहाँ से गया है, तो जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कितने प्रकार के भारत में आपका दिया गया है, 3 प्रकार का, आप लोग जानते होंगे वो 3 प्रकार कौन कौन सा है। एक पेन और कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपातकाल है 3 प्रकार का, वो कौन कौन से है। एक है आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है, एक है राष्ट्रपति शासन, और एक है क्या आपका वित्तीय आपात, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा। आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपात दिया है, 356 में राष्ट्रपति शासन दिया है, और 360 में आपका वित्तीय आपात आपका दिया गया, तीनों याद रख लीजिएगा। अब एक चीज क्लियर करके बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे अगर पूछा है कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है, तो राष्ट्रीय आपात 3 बार आपका लग चुका है। और ये आपका दोस्तों अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, 1975 में, ये 3 बार आपके लगे हुए थे आपातकाल, ठीक है, याद कर लेना। और राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, अगर आपसे ये पूछेगा, राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, तो दोस्तों लगभग पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो 100 से अधिक बार लग चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार लगा हुआ है, लगभग 10 से अधिक बार आपका लग चुका है यूपी में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और वित्तीय आपात की बात करें तो एक बार भी आपका नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपात आपका नहीं लगा है, ठीक है। ये देख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, और इनका जन्म 31 मई 1950 में हुआ, 11 फरवरी 1977 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करंट का प्रश्न आ चुका है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सब प्रश्न आपको दिखाई देंगे। कर हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है?
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य, तो बिल्कुल याद रखने लगा दोस्तों। एक है आपका ऑप्शन आ जाता है कौन सा, पराग्वे। कौन सा आ जाता है भाई, पराग्वे की बात करते हैं। जो पराग्वे है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य आपका अभी हाल ही में बना हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसकी अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो यहाँ से मेरे भाई आप जरूर से जरूर प्रश्न को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 100वां पूर्ण सदस्य आपका बना हुआ है कौन सा, ये आपका पराग्वे। ठीक है, इससे पहले स्पेन, स्पेन नाम याद रख लेना, एक है स्पेन। ठीक है, स्पेन की बात करते हैं, स्पेन आपका 99वां सदस्य है। स्पेन जो आपका बना है ये आपका 99वां सदस्य आपका बना था। ठीक है, तो ये पराग्वे कैसा सदस्य आपका बना है, आपका 100वां सदस्य आपका बन चुका है। किसका, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों आईएसए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 से अधिक हस्ताक्षर देशों का गठबंधन है। लगभग इसमें दोस्तों कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो 121 देशों के क्या है इसके, इसमें दोस्तों आपके हस्ताक्षर है। ठीक है, और जिसमें से 100 देशों ने पूर्ण हस्ताक्षर बनने के लिए हस्ताक्षर आपके कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं आईएसए की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। जो चीज नहीं लिख रहा हूँ आप कॉपी में नोट करते जाइए, एग्जाम को क्वालिफाई करना है तब। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कि जो आपका आईएसए है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सबसे पहले ये समझिए। ये भारत और फ्रांस, किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा आपका शुरुआत किया गया था क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो आपका कहाँ पर, पराग्वे में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि 2015 में COP21 सम्मेलन हुआ था, 2015 में। ठीक है, क्या हुआ था, COP21, ये है COP21, नाम सुने होंगे आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो COP21 भारत फ्रांस द्वारा स्थापित आपको किया गया है, और हेड क्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कोप की, कोप याद कर लें, इसी कोप की बैठक बैठे हुए थे। अब आइए थोड़ा सा हम कोप याद दिलाते हैं, COP यानी कि है क्या। ठीक है, COP यानी कि क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं COP के बारे में। COP यानी कि कोप, क्या, कोप, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसको पूरा नाम है। और पहली बैठक जो आपके हुई थी ये 1995 में आपकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और 2017 में मिस्र में हुआ था, 2017, सॉरी, अगर COP27 आपका मिस्र में हुआ था, COP28 UAE 2023 में हुआ था, COP29 बाकू अजरबैजान यानी कि 2024 में ये आपका होगा, COP30 आपका ब्राजील में होगा। सारे के सारे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाल ही में जारी पेपर लीक विरोधी कानून के तहत अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, जेल की सजा। अगर आप पेपर लीक करते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है दोस्तों, कितने वर्ष तक की है, तो ये मेरे भाई बताना। ये देखिए अभी एक एक्ट पारित हुआ है, ये जो है आपका क्या है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित 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 साधनों की रोकथाम। ठीक है, ऐसे ही आप जानते रहे, मैं लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि पेपर लीक विरोधी कानून जो है अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा है आपका, 3 से 5 वर्ष तक का कारावास है, और 10 लाख रुपए का भैया आपका क्या है इसमें जुर्माना भी है। ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक का यानी कि आपका है जेल की प्रावधान अधिकतम। ठीक है, तो याद कर लेना, 10 लाख जुर्माना और 3 से 5 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हैं पेपर लीक मामले में आपका ये जारी हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए,
कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब आपका हासिल किया है। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि एक आपका इंदौर है, एक सूरत। ये दोनों ऐसे शहर हैं जिनको स्वच्छ शहर की खिताब आपका दिया गया है। अगर बात करते हैं स्वच्छ शहर की बात, स्वच्छ शहर में देखिए दोस्तों क्या क्या आपके प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे ये आपका किसने आपका जारी किया था, तो केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, ये आपका जारी किया गया है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम बात करें कि इंदौर को 7वीं बार और मुंबई को तीसरा बार ये आपका किताब आपका मिला है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसका संस्करण, तो इसका संस्करण आपका 8वां संस्करण ये आपका हुआ है। कैसा 8वां संस्करण। कितने संकेतक पूछ सकता है, तो भैया 46 संकेतक। क्या 46 संकेतक। ठीक है। 46 संकेतक के बाद फिर आपका आ जाता है कितने शहर, तो 4447 शहर। 4447 शहर ये क्या है, इसमें आपका शामिल है। और इसकी जो थीम रखी गई, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है। चलिए, अच्छा ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है आपका, तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। कौन सफाई सुरक्षित बच्चा सफाई मित्र सुरक्षित शहर आपका किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ को। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, जिसे हम संगम काशी नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की, बताइए। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें 24 भाषा में, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या, जो साथी नए जुड़े हैं ध्यान से सुनिएगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा, यानी कि आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में वो कृति लिखता हो, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है। तो ये पुरस्कार 2023 का जो 2 लोग मिले हैं उनको कौन कौन है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकली इशू कल बहुत अच्छी क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो कंटेंट दे रहा हूँ बस माइंड में सेट करते रहना। ठीक है। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी पुलिस एग्जाम में जरूर से जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की, तो 24 भाषाओं में। कितना, 24 भाषाओं में। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो जो ये हिंदी भाषा में बात 20 दिसंबर 2023 को दिया गया है। हिंदी भाषा में संजीव संजीव हिंदी भाषा में क्या, संजीव क्या है आपका, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो भैया आप लिख लेना, संजीव की है मुझे पहचानो। ठीक है। तो ये जो आपका मुझे पहचानो है क्या है, नॉवेल है। किसका नॉवेल है भैया, संजीव कुमार जी का। अच्छा अंग्रेजी भाषा में पूछेगा तो क्या बताएंगे, नीलम शरण गौर। इधर लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा में आप क्या बताओगे। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में अगर बात करेंगे किसे आपका दिया गया है, तो नीलम शरण गौर। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए नीलम शरण गौर। ठीक है। नीलम शरण गौर।